उम्मीद करते हैं कि सभी ने दिल्ली पुलिस का फॉर्म है वो लगभग बच्चों ने तो लगा दिया होगा। बाकी जो भी बच्चे हैं वो अपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म लगा दें, क्योंकि लास्ट में कई बार क्या होता है कि साइट नहीं चलती है, कई बार दूसरे के एडमिट कार्ड आते हैं तो वो थोड़ा सा साइट बिजी रहती है। तो आप सभी फॉर्म भर दें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। जिन्होंने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है वो अब ध्यान दें अपनी प्रैक्टिस पर, क्योंकि प्रैक्टिस से ही एग्जाम के अंदर है वो हमारे नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। प्रैक्टिस से ही हमारे पता चलेगा कि हमें कौन से टॉपिक के अंदर कौन सी कमी है। जैसे मान लो हमने सिंपल इंटरेस्ट के 500 क्वेश्चन लगा लिए, उन 500 क्वेश्चन के अंदर कहाँ कमी है, कौन सा हमारा वीक है, कैसे पता चलेगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे। और इस प्रैक्टिस को लगातार कंटिन्यूसली रखने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 100 डेज टारगेट टेस्ट सीरीज। इसके अंदर हमने 2 टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा टेस्ट है, तीसरा दिन है, ठीक है। इसके अंदर हम जो पीवाईक्यू है वो करने वाले हैं। जब हम पीवाईक्यू करते हैं तो फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन है वो दे दिया जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी एसबी क्लासेज 01। सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करना है एसबी क्लासेज 01 और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ये जो टेस्ट सोल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम 23 नवंबर 2023 का जो थर्ड शिफ्ट के अंदर हुआ था वो पेपर 2023 के अंदर। और क्वेश्चन को देखते हैं सावधानी से। जब आप इन क्वेश्चन को करें तो आप एज को प्रैक्टिस के तौर पर लें। आप सबसे पहले ऐसे अपनी कॉपी के अंदर ऐसे लिख लें, डायग्राम बना लें 1 2 3 और यहाँ से कब तक 15 तक लिख लें। और पहला क्वेश्चन आपका सही हुआ तो सही, दूसरा क्वेश्चन सही हुआ तो सही, गलत हुआ तो गलत। इस तरीके से आप है वो करके देखें और पता करें कि हाँ हमारे 15 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन को करते समय आप ये भी देखिएगा कि हम अप्रोच कैसे लगा रहे हैं। क्या हम जिस तरीके से सवालों को हल कर रहे हैं उस तरीके से यदि हम सवाल हल करते रहे तो एग्जाम के अंदर सवाल सोल्व हो जाएंगे नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो ये सवाल है और इस सवाल का मैं आपको बड़ा सा मेथड बता दूं तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो हो रहा है, एग्जाम में तो नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर हम शॉर्ट एंड स्वीट चलने वाले हैं। देखिएगा आपके और मेरे मेथड अलग अलग है या सेम ही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन ऐसा होता है भी सिलेंडर, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी ये रेडियस होती है और ये क्या होती है एच यानी ऊंचाई। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर आर प्लस में एच, जिसमें आधार का व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो 2 पाई आर, आर का मतलब कितना 21/2, और ऊंचाई दे रखी है 42 सेंटीमीटर। तो यह बन जाएगा 21/2 प्लस में 42। अब इस सवाल को हैंडल करना और इस सवाल को हल करना आपके हाथ में है। क्या इस तरीके से इस सवाल को है वो ये जो वैल्यू होती है इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपका तरीका जितना मतलब स्मूथ है उतना ही तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ 42 है, 42 को लिखता हूँ, 42 का डबल कितना होता है 84/2, 84/2 भी तो 42 होता है। एलसीएम लेना आसान हो गया, एलसीएम कितना आएगा 2, और 84 और 21 कितने बन गए भी 105। यहाँ पर कितना था 21/2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और गुणा में कितना 2। ध्यान से देखोगे 2 से 2 कैंसिल, 7 से काटेंगे 7 तिया 21, 7 तिया 21, 2 से काटेंगे क्या बन गया 11। अब देखो कितनी है 11 3 5, पहले यूनिट डिजिट 0 0 6 5, अपने अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट करो। इकाई अंक कितना आ रहा है 5, इकाई का अंक 5 एक ही ऑप्शन में है 3450। तो हमें पूरा मल्टीप्लाई कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पूरा मल्टीप्लाई करवाओ। अगर आपने इस तरीके से सॉल्यूशन किया है तो आप बिल्कुल इसको आसानी से बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा 3 होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरा यदि मल्टीप्लाई करवाओगे तो भी कितना आएगा 3450, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु कैसा होता है? शंकु ऐसा होता है जैसे जोकर की टोपी होती है ना, वैसा ही कौन होता है शंकु होता है। और शंकु की ये वाली जो हाइट होती है, ये वाली रेडियस होती है, और ये वाली क्या होती है स्लेंट हाइट होती है, जिसे एल से रिप्रेजेंट किया जाता है।
एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। जबकि इसकी तिर्यक ऊंचाई तो स्लैंट हाइट कितनी है 11 सेंटीमीटर, ये कितनी होगी 11 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो कि शंकु के अंदर क्या बन मतलब कौन सी थ्योरम लागू होती है, पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। यहाँ से एच की वैल्यू ये वाली एच कैसी आएगी एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है एल की वैल्यू कितनी है 11, 11 की स्क्वायर कितनी 121 माइनस एच की 7 की स्क्वायर 49, 121 में से 49 घटाएंगे 49 और 1 कितना हो गया 50, तो एक तो वो हो गया और 50 और 21 यानी 21 और 1 22 और कितने हो गए 72, कितने हो गए 72 अंडर रूट है 72। देखो ध्यान से हमें क्या पूछा है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 का 1/3 पाई की वैल्यू हमें दी गई है कितनी रखनी है 22/7। रेडियस रेडियस कितनी है भाई, जब डायमीटर कितना है 14 तो रेडियस कितनी होगी 7 और 7 गुणा में एच, एच को हाइट, हाइट कितनी है अंडर रूट 72, अंडर रूट 72 को हम लिख सकते हैं 36 गुणा में 2, 36 गुणा में 2 का मतलब 6√2, 6√2। अब देखो एक तो रूट 2 आएगा तो √3 तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, बाकी में भी सभी में कितना है 8, 8 और 8 तो मल्टीप्लाई हमें करवाना पड़ेगा। देखो 7 से तो 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 कैंसिल, 3 दूनी 6 कैंसिल और यहाँ पर देखो क्या बच गया 22 गुणा में 7 गुणा में 2 गुणा में √2, तो 7 दूनी 14 और 14 गुणा में 22 तो कितना बन जाएगा अभी 28, 2 28 और 2 30, 308√2, 308√2 मतलब ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, ये तो ज़्यादा मल्टीप्लाई भी बड़ा नहीं था, बिल्कुल हम आसानी तरीके से इसको बता सकते थे 308√2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये वाला √2 हमारा आया। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आसान था। यदि आपको स्लैंट हाइट पता है कि स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं कैसे, ये वाला प्रश्न देखिए भी, एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होना चाहिए जिससे उसकी लंबाई चौड़ाई में क्रम से कितना 24%, 45% की वृद्धि हो, यानी इंक्रीजमेंट हो रहा है कितने का 24% का और 45% का, जबकि इसकी ऊंचाई में कितने की 55% की वृद्धि की जाती है। 55% की वृद्धि करने का मतलब क्या हो गया, देखो 24% है, 24% के लिए हमें पता होनी चाहिए किसकी वैल्यू 4% की, 4% कितना होता है 1/25, 4% कितना होता है 1/25, तो 24 यानी 24 वो 4 का 6 गुना, ये भी कितना हो जाएगा 6 गुना, यानी कितना हो जाएगा 6/25। पहले तो कितनी 25, तो उसके अंदर वृद्धि कितने की होगी 6 की, तो 25 और 6 कितने हो गए 31। आगे देखो 45% की वृद्धि, 45% के लिए हमें पता होना चाहिए कितना 5%, 5% कितना होता है 1/20, 45% मतलब इसको 9 से गुणा करवाना पड़ेगा, तो इधर भी इसको किससे गुणा कराना पड़ेगा 9 से, यानी 9/20, यानी पहले हमारी राशि कितनी थी कोई 20 और उसके अंदर 9 की वृद्धि होगी, तो 20 और 9 कितने हो गए 29। आगे बोल रहा है 55% की कमी की जाती है, 55%, 5% की वैल्यू कितनी 1/20, तो 55 कैसे लाएंगे 11 से मल्टीप्लाई करा के, यानी 11 कितना 20, लेकिन अब की बार हो क्या रही है कमी, इसका मतलब पहले कोई राशि कितनी थी 20, कमी कितने की होगी 11 की, 20 से कमी हो रही है 11 की, तो 20 से कितनी हो जाएगी कोई राशि 9 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब हमें बताना है कि प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ था, तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई 25 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 दूनी 50 कितने बन गए 500, और 500 को 2 से कराएंगे 1000 और 1 0 आगे वाली कितनी 10,000, मल्टीप्लाई आसान हो गया। अब करना है 31 को 29 से गुणा। अब बताओ भाई 31 को 29 से गुणा कैसे कर सकते हैं, 31 को गुणा करना है 29 से। ठीक है, या तो आप ऐसा काम करो कि 31 को 30 से गुणा कराओ, 31 को किससे गुणा कराओ 30 से, तो 31 ये कितना होता है अभी 31 गुणा में 30 माइनस 1, 31 को 3 से कराएंगे तो 31 93 यानी 930, और 930 में से कितने माइनस करने हैं
31 माइनस करने हैं तो कितने आएंगे 899, कितने आएंगे 899 को किससे गुणा करना है 9 से। अब 9 से गुणा करना है तो इसको 10 से गुणा कराओ और माइनस कितने कर दो 899, वही तो आएगा जो 9 से गुणा करने पर आता है। 10 में से 9 घटाया 1, 8 बच गए, 8 में से 9 घटाए कितने 9, 18 में से 9 घटाए 9 और यहाँ पर 8, 8 में से 8 घटाए 0 और 8 8091। बिल्कुल स्मूथली तरीके से हमारा आ गया कितना 8091। अब बताओ कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है ना, कमी हो रही है तो ये वृद्धि वाला ऑप्शन कैंसिल आउट और ये वृद्धि वाला ऑप्शन कैंसिल आउट। अब हमारा उत्तर आ सकता है या तो 19 या आ सकता है 14। अब देखो 10,000 से 8,091 आ रहा है, 8,091 आ रहा है तो लगभग कितने की कमी हो रही है ये 8,091 मतलब ये हो रही है कमी 1901 रुपए की कमी हो रही है, नहीं 1909 की, 1909 की। कैसे 8,091 में 9 जोड़ेंगे, आप 909 जोड़ो इसमें, 91 में जोड़ेंगे 100 और 900 कितने हो गए 9,000, 9,000 में 1000 जोड़ेंगे 10,000। 1909 की कमी हो रही है, 1909 की कमी हो किससे रही है 10,000 से, यानी 1901 की कमी हो रही है किससे 10,000 से। और परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0, अब इसमें भाग देंगे तो ये कितना आएगा 19.01 आएगा, 19.01 जो लगभग किसके बराबर है 19.1 के बराबर है। तो ये कमी जो कितनी होगी 19.1 की कमी होगी। ठीक है, इसमें जो कठिन था ना वो था मल्टीप्लाई करवाना कि ये हो कैसे रहा है 25 से 31, 20 से 29, 20 से कितना 9। अब मल्टीप्लाई करवाने के लिए आपके पास थोड़े से यंत्र जंत्र तंत्र मंत्र होने चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने के लिए आप साम दम दंड भेद कौन सी नीति लगाओ, आपका उत्तर कितना आता है बहुत ही जरूरी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, और वैसे ये देखने से पता चल रहा है कैसे, जब हमारा उत्तर 1909 आया इसका मतलब भाग तो हमें 10,000 का देना है, 100 कट जाएंगे, 100 जीरो का भाग देना है तो लगभग 19 के आसपास ही आएगा। 19 के आसपास कौन सा है 19.1, ऐसा भी सोच सकते थे आप, ये करना भी नहीं था हम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 विषय हैं और 2 विषयों में गणित भौतिकी और राम के अंक, गणित भौतिकी और राम के, गणित और भौतिकी में राम के अंक, भौतिकी का मतलब क्या होता है फिजिक्स। ठीक है, ये है मैथ के नंबर और ये है फिजिक्स के नंबर, कितने हैं 8:13, 8:13 यानी 8 अनुपात में 13 के अनुपात में है। गणित की तुलना में भौतिकी में कितने अंक अधिक है 25, यहाँ पर कितने अंक अधिक है भाई 5 ही अधिक है, इसके 8 हैं इसके 13 हैं तो कितने अंक अधिक हैं 5 यूनिट अधिक हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं 25, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 25 में 5 का भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। हमें क्या पूछा है गणित में उसके कितने अंक हैं, गणित में उसके कितने अंक हैं 8 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 5 तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी 40। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, भी ऐसे ही टाइम पास के लिए दिया गया था। ये देखो एक वस्तु को 23.75% के लाभ पर बेचा गया, इस सवाल के अंदर है ना, जब मैं आपको मॉक टेस्ट सोल्व करवा रहा हूँ ना तो मेरे 2 ही बातें समझ में आ रही है, एक तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, अच्छी का मतलब आपको नंबर समझ में आने चाहिए कि हाँ इसको ऐसे लिखना है, तब तो आप सोल्व कर पाओगे दिए गए टाइम के अंदर, वरना भाई सब नंबर है ना थोड़े से ट्रिपिकली आते हैं, अगर आपने रास्ता दूसरा चुन लिया तो उत्तर तो आ जाएगा लेकिन वो 10-15 सेकंड फालतू लेगा। ठीक है, एक वस्तु को 23.75% के लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु का क्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से कितना ज्यादा है 1,000 रुपये ज्यादा है, जबकि विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी है वो नॉन चेंज रहता है, बराबर रहता है, तो अर्जित लाभ केवल कितना होता है 10%। तो वास्तविक मूल्य है तो क्रय मूल्य है वो क्या था, देखो 23.75 का लाभ हो रहा है, 23.75% का मतलब कितना होगा 23.75% का मतलब 23.75% को कैसे सोल्व करोगे भाई, देखो ध्यान से, अगर हमें 10% का लाभ होता है तो हम इसका मतलब 10 से कितनी हो रही है कोई वस्तु 11 रुपए, 23.75 है इसका मतलब 100 रुपए से कितनी हो रही है 123.75, लेकिन ये थोड़ा टफ हो जाएगा, आप इसको ऐसा सोचो
कि 23.75% है, ठीक है। परसेंट को हटाया बटे में कितना आया 100, परसेंट को हटाया बटे में कितना आया 100। इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु है, उस पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है 23.75 का। ये तो क्या है सीपी है और ये क्या है प्रॉफिट। आई बात समझ में? तो बेचा कितने में जाएगा 123.75। मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ 4 से और इसको भी मल्टीप्लाई कराता हूँ 4 से। 23 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 92 और 0.75 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3, यानी 92 और 3 कितने हो गए 95 बटे में 400। 5 से काटेंगे 19, 5 से काटेंगे 80, यानी 19 बटे कितना आ गया 80 आ गया। बताओ ये बातें समझ में आई क्या कि 23.75% के लाभ को मैंने लिखा 19 बटे 80। इसका मतलब सीपी तो कितना रुपया है 19 और प्रॉफिट कितना रुपया है 19। सीपी तो 80 रुपए है और प्रॉफिट कितना है 19 रुपए है। आगे देखो अर्जित लाभ 10% होता है। 10% के लाभ का मतलब 1/10। 1/10 का मतलब ये तो क्या है प्रॉफिट है और ये क्या है सीपी, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालते समय ऊपर तो प्रॉफिट होता है नीचे सीपी, यहाँ पर भी प्रॉफिट यहाँ पर भी सीपी। अब ये बोल रहा है कि दोनों के एसपी क्या हैं बराबर हैं, दोनों के एसपी क्या हैं बराबर हैं। दोनों के एसपी कैसे निकालोगे सीपी और प्रॉफिट जुड़ेगा तब एसपी आएगा। तो 80 और 19 कितने हो गए 99 और 10 और 1 कितने हो गए 11। यहाँ पर तो है 99 रुपए और यहाँ पर है 11 रुपए। दोनों को बराबर करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई 9 से। इसका मतलब ये 9 बटे क्या बन जाएगा 90। क्या बन जाएगा 9 बटे 90। अब देखो ध्यान से 90 और 9 99, 80 और 19 99। एसपी बराबर है, एसपी बराबर है तो ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य है ना वो 1000 रुपए क्या है अधिक है। क्रय मूल्य 1000 रुपए अधिक है। हमारे यहाँ पर सीपी कितना है 80 रुपए, यहाँ पर सीपी कितना है 90 रुपए। कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, लेकिन ये तो कितना बोल रहा है 1000 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 रुपए। 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 100 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100 रुपए। हमसे क्या पूछा है वास्तविक क्रय मूल्य क्या था, वास्तविक क्रय मूल्य कितना है 80 रुपए है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8000 रुपए होगी। 8000 रुपए ऑप्शन नंबर 3 में होगा। ठीक है, बातें आई समझ में? इसमें जो लिखना था ना वो था 23.75 को। यदि तुम इसको ऐसा लिख देते ना 123.75 तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी चली जाती। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 0.75 है, जब 0.50 को डबल करके हम उसको एक इंटीजर बना देते हैं तो 0.75 को 4 से मल्टीप्लाई कर, 0.25 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई होनी चाहिए। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि 3660 पर 3660 पर 1.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज किए जाने पर चक्रवर्ती ब्याज के बीच में है वो निकटतम पूर्णांक है वो कितना होगा। देखो इस सवालों को दो तरीकों से किया जा सकता है। जब आपको हाफ ईयरली रेट दी गई हो और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में क्या पूछा हो अंतर। एक तो फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर टी स्क्वायर बटे में वो 200 होता है समथिंग इतना, ऐसा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से करेंगे ना तो 3660 को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा क्या बन जाता है लेंथली बन जाता है। ठीक है, इसको हम करेंगे कौन से मेथड से ट्री मेथड से। ट्री मेथड में हमारे पास देखो कितना पैसा है 3660 रुपए है। कितने वर्ष के लिए 1.5 वर्ष के लिए। रेट कितनी है 10%। अब बताओ टाइम को यदि डबल करोगे तो 1.5 वर्ष है, टाइम को डबल करोगे तो रेट क्या हो जाएगी आधी, यानी टाइम कितना साल हो जाएगा 3 साल और रेट कितनी हो जाएगी 5%। इसका मतलब हमें क्या करना है 5% पर रेट निकालनी है। यदि हम 5% पर रेट निकालेंगे तो 3660 का कितना परसेंट 5%। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना तो 10% कितना है 366। 3660 का 10% कितना है 366, तो 5% इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा कितना होगा अभी 183 रुपए। ये तो हो गया पहले साल का। कौन से साल का पहले साल। जब दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो इस पर निकालेंगे 5% कितना आएगा
₹183। इस पर निकालेंगे 5%, तो 18×5 = 90। आप बाकी छोड़ो, सारे कितने आएंगे, पॉइंट पे तो संख्या आएगी, छोड़ो उसको। पॉइंट के बाद में जो संख्या आ रही है उसको क्यों नहीं ले रहा मैं, क्योंकि ऑप्शन देखो 42, 36, 49, 28, बहुत दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं है, तो पॉइंटों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो कितना आ गया, ₹9। 9 पॉइंट समथिंग आएगा तो आप 9 मान लो। तीसरे साल ब्याज निकालेंगे, तो पहले इस पर लगेगा ब्याज कितना, ₹183। 183 इस पर लगेगा कितना, ₹9। 183 इस पर लगेगा ₹9। इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 9.95 यानी 0.45 के समथिंग आएगा। ठीक है, अब हमें बोला है कि इन दोनों का अंतर, तो ये जो पहले वाली लाइन होती है ना, ये लाइन तो किसकी होती है, साधारण ब्याज की। ये साधारण ब्याज कितना है, ₹549 बन जाएगा। साधारण ब्याज तो कितना है, ₹549। अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो इन तीनों को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपका, चक्रवर्ती ब्याज। हमें अंतर पूछा है, तो ये जो होता है ना वो क्या होता है, अंतर। 9 9 18, 9 तिया 27, 27 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, बताओ कोई बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी क्या, नहीं करनी पड़ी, लेकिन इससे करते PR² से तो उत्तर आपका एग्जैक्ट आ जाता, 28 समथिंग आ जाता, लेकिन जल्दी नहीं आता। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप हर सवाल ट्री मेथड से करो, वो जिस तरीके से क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से अपने हमें हथियार है वो चलाने चाहिए। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते ही हो जाना चाहिए। अगर हम में क्या है, कॉमन सेंस है, तो हम इस सवाल के अंदर पेन भी नहीं चलाएंगे। कैसे नहीं चलाएंगे, देखो, एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को कितने में बेचता है, ₹360 में बेचता है। अच्छा, 10% की छूट दी है तो उसने पैसे कितने के लिए हैं, 90% के, और 90% की वैल्यू कितनी है, 360। 90% की वैल्यू 360 है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 का भाग देंगे 360 में, 9 चौके 36, 40, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 400। 10% की 40 है तो 100% की कितनी हो जाएगी, 400। 400 रुपए की वस्तु पर 20% की छूट दे रहा है, 1% की वैल्यू कितनी आई थी, सॉरी 10% की वैल्यू कितनी आई थी, 40, 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। अब 400 रुपए पर 80 रुपए की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 320 रुपये। ठीक है, कैसे किया, देखो 10% की छूट के साथ 360 में, तो इसका मतलब हमें ये वैल्यू कितने की दे रखी है, 90% की। यहाँ से 10% की वैल्यू निकालेंगे कितनी, 40, यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे कितनी, 400। इसका मतलब पूरा जो पैसा है वो कितना है, 400 रुपये। इस पर 20% की छूट दे रहा है तो पैसा लेगा कितने का, 80% का। 400 का 80%, 8 चौके 32, कितना रुपया, 320 रुपया। ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये वैसे ही अगर आपने प्रैक्टिस की है तो नॉर्मली हो जाएगा। ये क्या है, अजब गजब सवाल है भी। ऐसे ऐसे सवालों को देख करके कभी कभी मन में ख्याल आता है, लेकिन फिर वापस चला जाता है। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 2028। अब इसका जो देसी फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा होगा भाई, कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणा में एचसीएफ की। बराबर होती है कि नहीं होती, ठीक है, उनका महत्तम समापवर्त है, यानी एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है हमें, 13 दे रखा है। तो भाई दो संख्याओं का गुणनफल है 2028, इसमें भाग देना है 13 का, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये सवाल कई वर्षों से आ रहा है और इसी के लिए यही फॉर्मूला लगाना पड़ता है। 2028 में भाग देंगे 13 का तो कितना आएगा भाई, 13 एक कम 13, कितने बच गई, मेरा 7 बच गई, 7 और 2 72, 13 5 65, 7 फिर बच गए, 13 6 78, 156। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। ये तो बिल्कुल ऐसे टाइम पास वाला सवाल। ठीक है, ये वाला सवाल देखो भाई क्या लिख रखा है कि यदि 5.5x, अच्छा इंग्लिश और लिख रखी है अभी, 5.5x बराबर होता है 0.05y। ठीक है, और हमें ये पूछा है कि y माइनस 3x अपॉन में y प्लस 3x है वो कितना। तो यहाँ से x बटे y की वैल्यू निकालो भी, ये बन जाएगा x बटे y, और ये 0.05 भाग में कितना लग जाएगा, 5.5। तो ये वाला पॉइंट हटेगा नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, और ये वाला पॉइंट हटेगा ऊपर 1 जीरो, तो ये बन गया
50 अपॉन में कितना 5500, एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे 11, यानी 1/110, 1/110, x बटे वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/110, y माइनस 3x, यानी y की वैल्यू कितनी है -3x, तो x की वैल्यू कितनी है 1, और 1 घटाएंगे तो कितना आएगा -3, y की वैल्यू कितनी है भाई 110, और अब की बार प्लस का 3x है, इसका मतलब प्लस का 3, 110 में से 3 घटाएंगे 107 और 113, ये भी क्या था बिल्कुल 107/113, कौन सा ऑप्शन है अभी ऑप्शन नंबर 4, 107/113, ध्यान रखना भी इसमें 103/113, 107/117, 111/113, ऐसे सवालों के उत्तर हमने निकाल लिए, उत्तर हमने निकाल लिया, हमारा उत्तर कितना आया 107/113, और हमने चेप दिया पहले वाला कि 107/113, तो जब पेपर को हल करें तो हमें अपनी दोनों आंखें खुली रखनी है, दोनों आंखें खुली रख करके फिर हमें टिक मार्क करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कुमार ने 2 योजनाओं में ए और बी में कुल कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किए भी 16,900 रुपए क्या किए इन्वेस्टमेंट किए। दोनों योजनाओं में साधारण ब्याज की दर कितनी थी 14% थी और कितनी थी 11%, 14% थी और कितनी थी 11%। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज कितना है 4498। एक बात बताओ 2 वर्षों का ब्याज कितना है 4498, तो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में ब्याज क्या रहता है हर साल बराबर रहता है, तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा भी 2 साल का 4498 है, तो एक साल का ब्याज में 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8 और 2 नहीं 18, कितना बन जाएगा 2249, यानी 2249 2249 रुपए बन जाएंगे। तो योजना बी में निवेश की गई राशि कितनी है। देखो ऐसे सवालों को करने का सबसे सरल सिंपल साधारण सस्ता और टिकाऊ तरीका है कि हमारे पास पैसे कितने थे 16,900 रुपए। अच्छा ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमारे पास पैसा कितना है 16,900 रुपए है, और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लान ए और प्लान बी के अंदर। इस पर जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 14% के रेट पर कर रहे हैं, और इस पर जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 11% के रेट पर कर रहे हैं, और हमारे पास जो ब्याज आ रहा है ना टोटल वो कितना आ रहा है 2249 रुपये आ रहा है। वो कितने साल का आ रहा है 1 साल का आ रहा है। हमें पूरे साल का ब्याज का क्या करना 1 साल का ब्याज लेना है, 1 साल का ब्याज कितना आ गया 2249। इसका मतलब 14% और 11% जब निकल के आएंगे तो दोनों का योग कितना होगा 2249। अगर एक बात यहाँ से ध्यान से देखें कि यदि ये 11% पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसने भी यदि 11% पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता दोनों के ब्याज बराबर आते कि नहीं आते। ये भी 11% कर रहा है, ये भी 11% कर रहा है, दोनों के ब्याज बराबर आते, लेकिन इसने क्या किया 3% अधिक पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया। यदि 11% और 11% दोनों पर इन्वेस्टमेंट करते तो ब्याज कितना आता वो देखो, वो कैसे निकालेंगे 16,900 का कितना परसेंट 11%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी हमने, अरे वाह 0 से 0 काटना आता है, बाकी क्या बच गया 1 6 9 को किससे गुणा करना है 11 से, और 11 से गुणा तो डायरेक्ट करना है, 9 का तो क्या लिखना है 9, 9 और 6 15 का 5 80 लगी 1 6 और 1 7 7 और 1 8 और 1 का 1 हुआ, हमें तो गुणा करना भी आता है। तो अगर 11% रेट पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता तो ब्याज कितना प्राप्त होता 1859, लेकिन हमें ब्याज कितना मिल रहा है 2249 रुपए। इसका मतलब जो ज्यादा मिल रहा है पैसा हमारे पास, फालतू कितना पैसा आ रहा है अभी हमारे पास पैसा ही पैसे आते हैं, 14 में से 5 घटाए 9 और 21 में से 18 घटाए 3, इसका मतलब ये जो फालतू आ रहा है 390 रुपए वो किस वजह से आ रहा है, वो आ रहा है इसके कारण कि यहाँ पर ये रेट कितनी ज़्यादा ले रहा है 3% ज़्यादा ले रहा है। अगर यहाँ पर 3% की वैल्यू कितनी है 390, अब आई क्या बातें समझ में धीरे धीरे कि 3% की जो वैल्यू है वो कितनी ले रखी है 390, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एकम 3 और 100, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। अब ए का पूरा पैसा, ए का पूरा पैसा हमेशा कितना होता है 100% होता है, 1% की वैल्यू 130 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी 13,000, 1% की वैल्यू कितनी है 130, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13,000। अगर इसने 13,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं
तो जो बाकी बचे वो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? बी। तो 16,900 में से क्या घटाएंगे? 13,000। तो ये कितने बन जाएंगे? 3,900 रुपये। 3,900 रुपये किसने इन्वेस्टमेंट किए? बी ने। क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें यही पूछा है कि बी में निवेश की गई राशि कितनी थी। बी में राशि कितनी की? 3,900। बताओ, अगर ये तरीका आपको आता तो कैसे करते आप? 16,900, 11%, 11% मल्टीप्लाई 1859, और मात्र हमें मुश्किल से लगता तो 20 सेकंड लगते इसको करने में। ठीक है, अगर हमारे क्या है, जोड़ घटाओ थोड़े से ज़्यादा मजबूत हैं तो। ठीक है, बताओ, बिल्कुल आसानी तरीके से ना, बहुत ही इजी तरीके से बता दिया। वरना आप कैसे करते भी? वरना आप ऐसे करते कि 16,900 है, एक्स को मानते कि एक्स ने इतना पैसा, एक्स ने इतना पैसा कहाँ चला गया, हाँ, अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो फिर आप ऐसे करते कि 16,900 रुपये टोटल थे, उसने एक्स रुपये 14% पर इन्वेस्टमेंट किए। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। फिर 16,900 में से माइनस करोगे एक्स रुपये, और 2 सालों के लिए रेट कितनी है आपकी? 11%, और भाग देते 100 का, ब्याज आता आपके पास कितना? 4498, और यहाँ से मरते करते खटते पिटते गुणा करते, यहाँ से एक्स की वैल्यू आती, फिर उस एक्स की वैल्यू को 16,900 में से घटाते, फिर आपके पास कहीं कितना आता? 3,900 आता। ठीक है, इतने में दिल्ली पुलिस का पूरा पेपर हो जाता जब तक ये सवाल होता आपका। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या आपको निकालनी बताई हुई है सभी को, कैसे निकालते हैं? 1047, 917, 1049 और 901, इनके आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो भी। 1049 ये है 35 की कितनी होती है भी? 35 की स्क्वायर होती है 1225। इसका मतलब 35 से नीचे है ना, सारे के सारे आप क्या देखो? स्क्वायर देखो, सॉरी प्राइम नंबर देखो। 35 से छोटे हैं वो प्राइम नंबर कितने हैं? 31, 29, 23, फिर 19, फिर 17, फिर 13, फिर ऐसे 7, 5, 3, 2, ये देखोगे। और ये क्या करोगे? इसमें भाग देके देखोगे कि कौन सा है वो प्राइम नंबर है। जिसमें से भाग नहीं जा रहा हो, किसी भी प्राइम नंबर का भाग है नहीं जा रहा हो, वो क्या बन जाएगा आपका? अभाज्य संख्या बन जाएगी, प्राइम नंबर बन जाएगी। डायरेक्ट नहीं होगा भी, डायरेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, आपको प्राइम नंबर लिखने ही होंगे, प्रत्येक से भाग देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका शायद 1049 होगा। अब देखो भी, बहुत ही सरल सा सवाल आया है आपके सामने कि रीवा ने गलती से 45 को क्या पढ़ दिया? 54 पढ़ लिया। कोई मेरी तरह होगा भाई, 45 से 54 पढ़ लिया। 45 से कितना पढ़ लिया? 54 पढ़ लिया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बताओ? कितने की वृद्धि हुई? 9 रुपए की वृद्धि हुई या 9 यूनिट की वृद्धि हुई। और ये वृद्धि हुई किससे? 45 से हुई। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। देखो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 20%। और बताओ कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है? वृद्धि हो रही है ना, तो 20% की क्या होगी? वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4 या डी सही रहेगा। कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हो रहा है? 20% का इंक्रीजमेंट। बिल्कुल आसान सा सवाल था। अगर आपको ये सवाल आ रहे हैं ना, तो देखो आप 15 में से यदि आप 8 कर पा रहे हो ना, तो इसका मतलब आप थोड़ी सी तैयारी करने की जरूरत है आपको, और आप सवालों को हल है वो करना सीख सकते हैं, अगर आप में थोड़ी सी इच्छा है। सीखना किससे आता है अभी? सीखना किससे आता है? अपने मन की इच्छा से आता है। ठीक है, चलो। एक व्यक्ति ने 85 रुपए प्रति एक की दर से कितनी वस्तुएं? 16 वस्तुएं। 65 रुपए प्रति एक की दर से कितनी? 15 वस्तुएं। और 75 रुपए प्रति एक की दर से 12 वस्तुएं खरीदी। प्रति एक वस्तु की औसत कीमत क्या है? जब हमें औसत निकालने हो तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो वेटेड एवरेज से और एक अपना जो देसी तरीका है उससे। लेकिन हम सवालों को किससे करते हैं? वेटेड एवरेज से करते हैं, ताकि सवाल क्या हो? आसान हो। जैसे 16 वस्तुओं का मूल्य कितना है? 16 वस्तुओं का मूल्य कितना है? 16 वस्तुओं का मूल्य हमें दे रखा है कितना? 85 रुपए। ठीक है, आगे देखो, आगे 15 वस्तुओं का मूल्य कितना दे रखा है? 65 रुपए। और 12 वस्तुओं का मूल्य कितना दे रखा है? 75। ये क्या है? औसत कीमत है। 12 वस्तुओं की औसत कीमत कितनी है? 75। 15 की कितनी है? 65। 16 की कितनी है? 85। अब हमें बतानी है कि प्रत्येक वस्तु की औसत कीमत क्या है। प्रत्येक वस्तु की औसत कीमत आप इनमें से कोई एक मान लो, या तो 75 मान लो, या 65 मान लो, या 85 मान लो। मैं मानता हूं कितनी? 75। सर आपने 75 मान ली, इसका क्या मतलब हुआ?
65 क्यों नहीं बनी, 85 क्यों नहीं बनी? क्योंकि 65 और 85 के बीच में कौन आ रहा है? 75 आ रहा है। जब मुझे जोड़ या घटाव करना होगा ना, तो 75 से जोड़ घटाव करना क्या होगा? आसान होगा। देखो 75 का 75 के साथ डेविएशन कितना? 0। भाई इसका एवरेज है कितना? 75। 75 का 75 में 75 को 75 में से घटाएंगे कितना आएगा? 0। अब देखो 75 65 से कितना कम है? अरे 5 थोड़ी है, 10 कम है। कितना कम है? 10 कम है। और ये 1 में 10 कम है, तो 15 में कितना कम हो जाएगा? 150 कम हो जाएगा। अरे वाह सर, बहुत ही शानदार तरीका। भाई 1 में 10 कम है, तो ऊपर 15 वस्तुएं हैं, 15 वस्तुएं, तो 15 में कितना हो जाएगा? 150 कम हो जाएगा। इधर देखो कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। ये 75 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। 1 में 10 ज्यादा है, तो 16 में कितना ज्यादा हो जाएगा? 160 ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा हो तो साइन किसका लिखते हैं? प्लस का। और कम हो तो साइन किसका लिखते हैं? माइनस का। वाह अनिल कुमार वाह। अब देखो भाग किसका देना है? जो ये संख्याएं हैं इनका। टोटल वस्तुएं कितनी है? 15। 15 और 15 30, 30 और 1 31, 31 और 2 31 और 2 33, 33 और 10 है 43। अरे वाह, यानी हमारे पास आ गया 75 प्लस में, ये माइनस का 150 है, ये प्लस का 10 है, तो 10 भाग में कितना? 43। अब सर इसको सोल्व करना पड़ेगा क्या? इसको मल्टीप्लाई करा करके? वैसा नहीं करना पड़ेगा। आप तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो 75.23, 77.65, 69.87, 72.65। बताओ 75 के अंदर हम कुछ नंबर जोड़ रहे हैं, तो 6 9 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 75 के अंदर जोड़ रहे हैं तो 72 तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता। अब हमारे पास दो नंबर है 75 और 77। अरे जब हम 10 के अंदर 43 का भाग देंगे तो वैल्यू आएगी छोटी सी, यानी 1 से छोटी आएगी, तो 75 पॉइंट समथिंग बनेगा ना, 77 पॉइंट नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर भी देख सकते थे हम कि हमारे पास कितना आ रहा है? 75। और थोड़ा सा माइनर चेंज कर रहे हैं, माइनर चेंज कर रहे हैं, तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 1 आएगा। सवालों के उत्तर निकालना और सवालों के अंदर प्रैक्टिस करना और मैथ के अंदर इंटरेस्ट बनाना, इस बात पर निर्भर करता है कि आपका नंबरों के साथ बिहेवियर कैसा है। नंबरों के साथ बोल रहा हूँ। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। ये भी थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है। क्या लिख रखा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। ये पुलिस है, वैसे पुलिस पीछा तो नहीं करती है, ये पुलिस है और ये कौन है? चोर है। उनके बीच की दूरी कितनी है? 450 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है अभी? 450 मीटर। अरे वाह, बहुत ही दूरी है 450 मीटर। पुलिसकर्मी को देखते ही 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगता है। यानी ये चोर है वो कितने की स्पीड से? 9 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। और पुलिसकर्मी है वो 12 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से दौड़ने लगता है। अब उनके पीछे क्या होगा? चोर पुलिस वाला गेम होगा। आखिर चोर पकड़ा जाता है। चलो हमने चोर को क्या कर लिया? पकड़ लिया। चोर द्वारा भागने में तय की गई दूरी। अच्छा, चोर पकड़ा जाता है तो चोर कितने टाइम के बाद पकड़ा जाएगा भाई? टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 450। और स्पीड ये 12 से दौड़ रहा है, ये 9 से दौड़ रहा है, तो जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी भाई? 12 में से कितनी घटा देंगे? 9। रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। अगर ये 12 से दौड़ रहा है, ये 9 से दौड़ रहा है, तो ये कितना कदम ज्यादा दौड़ा? 3 किलोमीटर ज्यादा दौड़ा, तो इसके कितनी भाग देंगे? 3 का। लेकिन ये तो किस में है? मीटर में। और ये किस में है? किलोमीटर पर हावर में। तो किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कराते हैं? 5/18 से। अरे वाह सर। चलो एक बार इस टाइम को यहीं छोड़ो। ये हमारे पास क्या आ गया? टाइम आ गया कि इतने टाइम तक, इतने टाइम के बाद में हमने क्या कर लिया? चोर को पकड़ लिया। अब हमें क्या पूछा है? चोर द्वारा भागने में तय की गई दूरी। और दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है अभी? टाइम इंटू स्पीड। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना लग रहा है? 450 गुणा में 18 भाग में 3 गुणा में 5। और स्पीड, स्पीड किसकी गई? अरे स्पीड किसकी? चोर की। चोर की स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर पर हावर। तो इसको बदलेंगे 9 किलोमीटर है, किलोमीटर को फिर बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18। 18 से 18 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 कैंसिल, 45 को 3 से कराएंगे, 1350 मीटर आ गया। कितना आ गया? 1350 मीटर आ गया। लेकिन हमें मीटर में नहीं पूछा, किस में पूछा है?
किलोमीटर में, तो किलोमीटर में निकालने के लिए किसका भाग देंगे, 1000 का, 1000 का भाग देंगे कितना आएगा, 1.35 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी नहीं, हमें करना ही नहीं। ठीक है, अच्छा ये बता दें भी, ये सही बात है, ये तो समझ में आया ना कि यहाँ पर मीटर था, किलोमीटर पर हावर में चेंज कर लिया, और किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। अब बताते हैं आपको कि आप इनका चेंज कैसे करोगे। चेंज कैसे करोगे भी, किलोमीटर पर हावर को किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर हावर में। बताओ मुझे, चेंज करने के लिए आप ये देखो कि किलोमीटर से कहाँ जा रहे हो, मीटर पर, यानी इसमें दो अंक, दो लेटर है, दो लेटर से एक लेटर पर जा रहे हो, दो लेटर से एक लेटर पर जा रहे हो, दो लेटर से एक लेटर पर जा रहे हो, यानी बड़े से कहाँ जा रहे हो, छोटे पर जा रहे हो। तो ऊपर कौन आएगा, छोटा, और नीचे कौन आएगा, बड़ा। छोटे से किस पर जा रहे हो, बड़े पर, लेटर्स की बात कर रहा हूँ। छोटे से कहाँ पर जा रहे हो, बड़े पर, तो बड़ा अंक ऊपर आएगा और छोटा क्या आएगा, नीचे। 18/5 याद रह जाएगा। किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में तो 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में 18/5। इनकी जरूरत कब पड़ेगी भी, जैसे आपको क्वेश्चन बोले, जैसे इसने किसमें बोला, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या यदि आप नहीं करना चाहते तो इस 450 को किसमें बदलो भी, किलोमीटर में बदल लो, यह आएगा 0.45 किलोमीटर, और फिर आप इसको सॉल्व कर लो। दोनों एक सी बात पड़ती है भी ऐसे सवालों के अंदर, चाहे आप कैसे ही इन सवालों को हल है वो करो। और ये लास्ट सवाल हमारा क्या लिखा है कि 1200 पुरुषों को एक सैन्य दुर्ग में 15 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ है, सैन्य दुर्ग में 600 पुरुष बढ़ा दिए जाते हैं। ऐसा सेम टू सेम सवाल हमने कल की क्लास में भी किया था। देखो कल की क्लास में भी ऐसा किया था, आज की क्लास में भी आया, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो कि 1200 पुरुष हैं, 1200 पुरुष के लिए 15 दिनों का भोजन है, 600 पुरुष बढ़ा दिए, पहले कितने थे 1200, 600 बढ़ा दिए तो कितने हो जाएंगे 1800, तो 1800 से 20 से 20, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से फिर काटेंगे 3 एकम 3, 3 5 से 15, 5 दूनी 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 दिन, कितने दिन में 10 दिन। ठीक है, ये सवाल थे हमारे कितने 15, जो दिल्ली पुलिस के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, इसमें कम से कम आप ये मान के चलो 7 या 8% तो क्या थे, आसान थे जो आपसे हो रहे थे, कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे नहीं हो रहे थे, मान लो ये भी आसान था ये। अब इस वाले सवाल के अंदर जो मैंने आपको तरीका बताया ना वेटेड एवरेज का, ठीक है, अगर उससे करोगे तो आसान हो जाएगा। बाकी आप क्या करो, 16 को 85 से मल्टीप्लाई, 15 को 65 से मल्टीप्लाई, 12 को 75 से मल्टीप्लाई, और फिर जोड़ भाग दो, बहुत गंदा काम हो जाता है, अरे ये नहीं होगा, ये इजी है, ये इजी है। अब ये वाला सवाल था ना, जैसा मैंने बताया है वैसा करोगे तो टाइम कम लगेगा, और वरना अलग अलग निकालोगे तो क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये वाला सवाल भी आसान था, ये वाला भी आसान था, ये वाला भी आसान था। ये वाला सवाल थोड़ा सा यदि आप इसको करते तो टाइम कम लगता, बाकी ये सवाल भी हो जाता आपसे। इस वाले सवाल के अंदर इस परसेंटेज को चेंज करना आपको आना चाहिए था। ठीक है, और बाकी सारे के सारे क्या थे भी, आसान थे। ये घन घनाभ और बेलन और ये सारी की सारी चीजें हैं वो बहुत आसान। ठीक है, फिर भी आपको इसमें मान लो कोई टॉपिक में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सवाल हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हर रोज रोजाना शाम को 8 बजे आपके लिए ये क्लासेस लाइव प्रीमियर रहती है, और इस क्लास की पीडीएफ है वो भी आपके ग्रुप में भेज दी जाती है। तो आप सवालों की प्रैक्टिस करें, अगर हर दिन आप 15-15 सवाल निकालेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तो एग्जाम तक आपके कन्फर्म, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपके नंबर हैं वो 13-14 क्वेश्चन है वो आराम से सही हो जाएंगे। अगर आप में थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो आप 15 के 15 भी सही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।